Welcome students. Today's lecture is about the history of classification and biology. हमारा ये एक इम्पोर्टेंट जर्नी होने जा रहा है टाइम ऑफ फिलोसफर से लेकर मॉडर्न डे साइंस तक। हम इसमें देखेंगे कि लिविंग थिंग को किस तरीके से ग्रुप किया गया पास्ट में, और आज हम किस तरीके से उन सिस्टम्स को हमने इवॉल्व किया और फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन तक आए, और फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को आज भी किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें स्टडी करने के लिए चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट अर्ली क्लासिफिकेशन की बात करें अगर हम, तो अरिस्टोटल, ये एक बहुत पहले यानी फर्स्ट टाइम की बात हो रही है जब ये क्लासिफाई करना स्टार्ट किया गया था चीज़ों को। एक ग्रेट ग्रीक फिलोसोफर हैं, इनको फादर ऑफ साइंस भी कहा जाता है। ये सबसे पहली कोशिश थी एनिमल्स को क्लासिफाई करने की। इसके पास किसी किस्म की कोई माइक्रोस्कोप नहीं थी, ना ही कोई लैब टूल थे, लेकिन स्टिल उसने अपनी ऑब्जर्वेशनल स्किल्स को यूज़ किया और एनिमल्स को डिवाइड किया डिफरेंट ग्रुप्स में। और डिवाइड करने के लिए इसने बेस बनाया उनका लिविंग मेथड, यानी वो आप ये कह रहे हैं कि लैंड पर रहते हैं, वाटर में है, या फिर एयर में एग्जिस्ट करते हैं, और या फिर उनके पास ब्लड है भी या नहीं। मिसाल के तौर पर इसने फ़िश और व्हेल्स, जो फ़िश होती है, इन दोनों को एक ही ग्रुप में रखा क्योंकि वो दोनों वाटर में रहती थी। लेकिन आज हमें पता चला है कि व्हेल्स फ़िश जो है वो मैमल्स में आती है, लेकिन उस टाइम तो कहे इतना ज़्यादा कह लें कि उसके पास इस तरह के मॉडर्न टूल्स नहीं थे कि उस चीज़ को क्लासीफाई करना इतना ईजी नहीं था। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट साइंटिस्ट हमारे पास है, इनकी हम बात कर देते हैं। ये एक ग्रेट मुस्लिम साइंटिस्ट है, अबू उस्मान उमर अल जाइज़ इनका नाम है। ये फर्स्ट अरब जोलॉजिस्ट हैं और एक ब्रिलियंट ऑब्जर्वर थे। इन्होंने एक बहुत शानदार बुक लिखी जो कि 7 वॉल्यूम पर आप कह लीजिए, उसके टोटल 7 वॉल्यूम थे, और इस बुक का नाम किताब अल हैवान यानी बुक ऑफ एनिमल्स था। उन्होंने एनिमल्स की एनाटॉमी को स्टडी किया, डिफरेंट एनिमल्स को डाइसेक्ट करते थे, उनके इंटरनल पार्ट्स को स्टडी करते थे। मिसाल के तौर पर इन्होंने एब्डोमेन ऑफ प्रेग्नेंट एनिमल्स देखा, और यानी एनिमल्स का एब्डोमेन आप कह लें कि उनकी डाइसेक्शन करके देखा कितने एम्ब्रियोज हैं उनमें, कितने एम्ब्रियोज से न्यू उनके आप कह लें कि स्पीशीज़ या न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म जो उनसे बन सकते हैं। इन्होंने एनिमल बिहेवियर, उनके डिजीज़ और उनकी ट्रीटमेंट्स को भी डिस्कस किया। उसका वर्क आप कह लें कि उस टाइम के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट था, और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक प्राउड पार्ट है इस्लामिक साइंटिफिक हिस्ट्री का। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट साइंटिस्ट हमारे पास जो है कॉर्लिस लिनियस हैं। ये एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे जिनको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है। इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। ये सिस्टम क्या है इसको हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे। इसमें दो नेम्स यूज़ किए जो कि आज भी यूज़ किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर ह्यूमन्स को होमो सेपियंस कहा जाता है, और पीस को पाइसन सेटिवम के नाम से जाना जाता है। ये सिस्टम हेल्प करता है साइंटिस्ट की कि पूरी दुनिया में कहीं पर भी वो है एनिमल्स का या किसी भी स्पीशी का वो सिंगल नेम ही लेंगे। लाइक पाकिस्तान में कोई साइंटिस्ट है, इंसानों पर अगर वो स्टडी कर रहा है तो उसको वो भी होमो सेपियन ही कहेगा। अगर कोई बंदा चाइना में है तो वो भी ह्यूमन्स को होमो सेपियन ही कहेगा। अगर कोई इंसान यूएस में है वहाँ पर भी, यानी नाम सेम ही रहेगा, लैंग्वेज चेंज भी होगी तो नेम उसका सेम ही रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो शुरू के टाइम की बात कर लेते हैं। शुरू में जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उनको सिर्फ दो ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया था, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमलिया। इनको प्लांट्स एंड एनिमल्स भी हम कह सकते हैं। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म यानी एक ऐसा टोटल किंगडम जिसके पास सेल वॉल है उसको किंगडम प्लांटी में रखा गया, और दूसरा, इसकी अगर एग्जांपल्स की बात करें, बैक्टीरिया है, एल्गी, फंगाई, और दूसरा जिसके पास किसी किस्म की सेल वॉल नहीं होती उसको किंगडम एनिमिलिया में रखा गया, जिसमें इंसेक्ट्स, बर्ड्स और ह्यूमन्स सारे के सारे इसमें इंक्लूड किए गए। लेकिन ये बहुत सिंपल एक क्लासिफिकेशन थी, लेकिन उस टाइम के हिसाब से बहुत अच्छी थी क्योंकि ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज थी। उसके बाद इसको मज़ीद 1866 में एक जर्मन साइंटिस्ट जिनका नाम अर्नस्ट हैकेल है, इन्होंने थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस करवाई, यानी किंगडम एनिमिलिया और किंगडम प्लांटी के अलावा एक तीसरा नया इन्होंने किंगडम दिया जिसको
किंगडम प्रोटिस्टा का नाम दिया गया। उसने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की, उसने देखा कि कुछ ऑर्गेनिज्म लाइक यूग्लेना ऐसे हैं जिनके पास दोनों की करेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी वो प्लांट की तरह बिहेव भी करते हैं, एनिमल्स की तरह भी बिहेव करते हैं। उनके पास क्लोरोफिल है, जिस चीज़ से ये कंफर्म होता है कि सारे प्लांट्स के पास क्लोरोफिल होता है, ये प्लांट की तरह बिहेव कर रहे हैं। लेकिन ये मूव भी कर सकते थे। हम जानते हैं कि प्लांट मूव नहीं कर सकते, बट ये वाले लिविंग थिंग मूव कर सकते थे। तो ये वाली करेक्टरिस्टिक तो सिर्फ एनिमल्स के पास होती है। तो ये इन दोनों के इन बिटवीन था, इसलिए उसने बजाय इसके कि इन ऑर्गेनिज्म को इन दोनों में से किसी एक किंगडम में रखे, उसने इनको एक अलग किंगडम में रख दिया, जिसका नाम किंगडम प्रोटिस्टा रखा। और इसमें इस किंगडम में यूग्लेना बैक्टीरिया दोनों को आप कह लें कि अब सेपरेट किंगडम में रख दिया गया। तो ये इस क्लासिफिकेशन के आने के बाद ये आप कह लें कि और ज़्यादा एक एक्यूरेट क्लासिफिकेशन थी। इतनी मॉडर्न तो नहीं थी, इतनी एक्यूरेट तो नहीं थी, लेकिन पहले से अगर कंपेयर करवाया जाए तो काफ़ी बेहतर है ये पहले से। देन आगे अगर हम हिस्ट्री में चलते जाएँ तो 1937 में एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम एडवर्ड चैटन है। इन्होंने एक बहुत बड़ी डिस्कवरी की। इन्होंने नोटिस किया, इन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि सेल्स की दो टाइप्स हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। अच्छा, प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता, या आप ये कह लें कि उनके जो क्रोमोसोम्स हैं या और सेल की इंटरनल ऑर्गेनेल्स हैं वो किसी स्पेशल किस्म की मेम्ब्रेन में कवर्ड नहीं होते। और दूसरी तरफ यूकैरियोटिक सेल्स हैं, इनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस होता है। मिसाल के तौर पर फंगाई है, एल्गी है, ह्यूमंस हैं। और इस डिस्कवरी ने साइंटिस्ट की बहुत हेल्प की, क्लासिफिकेशन को और ज़्यादा इजी कर दिया गया। लेकिन ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग की अपीयरेंस पर अभी भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी। अभी भी कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जिनको कहा जा सकता था कि इसको इस ग्रुप में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसके बाद 1959 में एक अमेरिकन साइंटिस्ट है जिनका नाम कॉपलैंड है। इन्होंने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन को इंट्रोड्यूस करवाया। अब देखिए जैसे जैसे साइंस में आगे लोग आते जा रहे हैं, न्यू डिवाइसेस या न्यू टूल्स डेवलप हो रहे हैं, उसे नई नई डिस्कवरीज की जा रही हैं। ओके, इस साइंटिस्ट ने ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को एक बिल्कुल नए किंगडम में रख दिया और इस किंगडम को इन्होंने किंगडम मोनेरा का नाम दिया। इसमें बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को भी इंक्लूड कर दिया गया। सारे के सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो कि यूनिसेलुलर थे, यानी एक ही सेल से मिलकर बने हैं, बट वो प्रोकैरियोटिक नहीं है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें एल्गी है, प्रोटोजोआ है। इनको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया। और प्लांट्स को किंगडम आप कह लीजिए जो प्लांट्स हैं इनको मेटाफाइटा और एनिमल्स को मेटाजोआ में रखा गया। ये एक बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट थी एक अर्लियर सिस्टम की। देन फाइनली इन 1969 एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम रॉबर्ट विटेकर है। इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को इंट्रोड्यूस करवाया, जिसको हम आज भी यूज़ कर रहे हैं। इसमें उन्होंने 3 इम्पोर्टेंट न्यू थिंग्स डिस्कवर की या इंट्रोड्यूस करवाई। हम देखते हैं वो क्या क्या है। सबसे पहली चीज़ सेल टाइप। इसने देखा कि वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, यानी प्रोकैरियोट को अलग, यूकैरियोट को अलग किया। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, यूनिसेलुलर्स को सेपरेट किया, मल्टीसेलुलर्स को सेपरेट किया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, यानी वो अपना खाना किस तरीके से ऑब्टेन करते हैं। ऑटोट्रॉफ को बिल्कुल अलग किया, जो अपनी फूड खुद बना सकते थे, जिनको हम प्लांट्स कह सकते हैं, जिनमें फोटोसिंथेसिस होती है। हेटेरोट्रॉफ को बिल्कुल सेपरेट किया, जो अपनी फूड खुद नहीं बनाते बल्कि वो प्लांट्स की प्रीपेयर्ड फूड को यूज़ करते हैं। So the 5 kingdom classifications are in 5 kingdom classifications. There are kingdom Monera like bacteria, unicellular, prokaryotic. Kingdom Protista, they are unicellular, eukaryotic like amoeba. Kingdom Fungi या Kingdom Fungi, कोई भी आप इसका नाम ले सकते हैं। वैसे अभी इनको Kingdom Fungi के नाम से ही प्रोनाउंस किया जाता है। इसमें यूकैरियोटिक आप कह लेंगे लिविंग थिंग्स हैं, ये अपनी फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, ये अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते। किंगडम प्लांटी है, दे कैन मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। और लास्ट वन किंगडम एनिमेलिया है, ये भी अपनी फूड खुद नहीं बनाते बल्कि ये फूड कंज्यूम करते हैं। और इनके पास एक और एडवांस आप कह लें कि कैरेक्टरिस्टिक आ गई, वो इनकी सेंस ऑर्गन है, ये चीज़ों को सेंस कर सकते हैं। ये सिस्टम एक ज़्यादा लॉजिकल और ज़्यादा साइंटिफिक है और इसको पूरी दुनिया में एक्सेप्ट भी किया गया।
देन हम आगे इस चैप्टर की अगर समरी की बात करें, हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें देखी। अरिस्टोटल के सिंपल क्लासिफिकेशन से लेकर विटेकर्स के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तक हमने एक लॉन्ग वे को स्टडी किया, उनकी क्लासिफिकेशन को देखा कि क्लासिफिकेशन किस तरीके से टाइम टू टाइम ज़्यादा साइंटिफिक, ज़्यादा एक्यूरेट होती गई और अंडरस्टैंड करने के लिए कितनी ज़्यादा वो ईजी होती गई। इससे बायोलॉजिस्ट की बहुत ज़्यादा हेल्प हुई ताकि वो ऑर्गेनिजम्स को एक बेटर वे में, एक बेटर ग्रुपिंग मेथड में ऑर्गेनाइज कर सकें और दिखा सकें कि लाइफ किस तरीके से विद रिस्पेक्ट टू टाइम इवॉल्व होती रही है। मिसाल के तौर पर बैक्टीरिया को एक सेपरेट किंगडम में रख दिया गया जिसका नाम मोनेरा है। इससे बहुत सी डिजीज़ लाइक टीबी है, इसको स्टडी करना ईजी हो गया। उसके अलावा फंगाई को बिल्कुल एक सेपरेट ग्रुप में रखा गया। इससे हेल्प मिली मेडिसिन को स्टडी करने से कि कौन सी मेडिसिन कौन से इस किंगडम के कह लें कि स्पीशी से ली जा सकती है। पेनिसिलिन इसकी एक बेस्ट एग्जांपल है, ये फंगाई से हमें मिलती है। ये क्लासिफिकेशन की ब्यूटी है, इससे लाइफ को समझना बहुत ज़्यादा इजी हो गया और बहुत ज़्यादा स्मार्टर हो गया। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पर ही ख़त्म हुआ। स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, अगर आपको लेक्चर समझने में किसी किस्म का कोई इशू आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें लाजमी बताइए।